दिक्कत है, लोकतंत्र नहीं है। तो आपके ध्यान में कोई खाका है? क्योंकि इस वक्त लद्दाख में सबसे बड़ा चेहरा है वांगचू। कोई ऐसा खाका बनाया है कि वहाँ पे क्या हो क्या ना हो? जी जी। पहली बात तो मैं सिर्फ इस आंदोलन को समर्थन कर रहा हूँ एक पर्यावरण विज्ञ की तरह। ये आंदोलन जो है लेके एपेक्स बॉडी का चलाया हुआ है, एपेक्स बॉडी इसको लीड कर रही है, हम उनका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि जो वो मांग कर रहे हैं 6 शेड्यूल में जो संरक्षण की बात है वो भी ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात है, या फिर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और डेमोक्रेसी है, वो भी स्थानीय लोगों को अपने अनुसार राज्य को चलाने की बात है। तो ये अच्छी बातें हैं। इसी तरह से हिमालय के जो वादियां हैं वो संरक्षित रह पाएंगी, इसलिए मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ। अब खाके की बात है तो पहली बात तो लद्दाख को यूटी बनाया, इसके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं, मगर मांग ये थी कि यूटी विद लेजिस्लेचर बने, जहां सहभागी हो जनता जो लद्दाख में रहते हैं वो भी लद्दाख को चलाने में। अब ये अधूरा सा रह गया क्योंकि यूटी तो है मगर लेजिस्लेचर नहीं है, तो फिर अफसरशाही से ये चलेगा तो लोग बहुत कट जाएंगे, और ऐसे लोगों का, स्थानीय लोगों का कटना, वो भी एक नाजुक संवेदनशील सीमा पर, ये खतरे से खाली नहीं है। आप सोच सकते हैं, एक तरफ आप जमहूरियत या लोकतंत्र ना देकर उनके पर काट देते हैं और दूसरी तरफ रोजगार ना देके उनके हाथ काट देते हैं, तो ये एक विस्फोटक परिस्थिति हो सकती है। जहां पाकिस्तान चीन का सीमा है वहां पर लोगों को आप ज्यादा नहीं तो बराबर का तो हक दें जैसे पूरे भारतवर्ष में है। तो ऐसी हमारी उम्मीद है कि सरकार जल्द ही बातचीत जो लद्दाख के साथ चल रही थी, लद्दाख के नेताओं के साथ, बल्कि हमारा मुख्य जो मुद्दा है वो ये है कि वो बातचीत जल्दी से जल्दी शुरू हो। अभी तो बातचीत भी नहीं शुरू हो रही है, वो लटका हुआ है, तो वो शुरू हो तो फिर नेता और जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो बैठ के आगे इसे बढ़ाएं। तो एक तरफ लोकतंत्र की बहाली स्टेटहुड के रूप में, दूसरी तरफ जिलों के स्तर पर स्वायत्त परिषद जो होते हैं 6वें शेड्यूल में, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल, उसके जरिए भी चुने हुए प्रतिनिधि अपने तरह से उन ऊंचे हिमालय के घाटियों को चलाएं जो कि किसी और के बस में नहीं है, जो कहीं मैदानों में रहे हों, उन्हें समझने में 3 साल लगते हैं और फिर उनका तबादला हो जाता है। तो ये हमारी कोशिश है कि नीचे के स्तर पर और ऊपर के स्तर पर लोकतांत्रिक हो। जी। एक मसला आपने और उठाया कि भूमि की दिक्कत है, बहुत सारी चीज़ें, विस्थापन की बात है लेह लद्दाख में, चूँकि लेह लद्दाख चाइना के साथ जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारे मसले ये उठते रहे कि लेह लद्दाख की ज़मीन जो चाइना ने भी कहीं कब्जा कर रखा, क्योंकि हम वहाँ नहीं गए तो उसकी स्थिति आप ज़्यादा बेहतर जानते, तो क्या वहाँ स्थिति क्या है भूमि को लेकर, क्या सीमा विवाद या दूसरी चीज़ें? जी, राष्ट्रीय स्तर पर सीमा की बातें तो खैर रक्षा मंत्रालय से होती होंगी। मैं तो सिर्फ जो वहाँ के चरवाहे भाई बहन हैं उनकी ज़मीनें जो जा रही हैं उसकी ही बात करता हूँ, जो लोगों की समस्या हैं। तो चांगतांग में, लद्दाख में जो चांगपा समुदाय रहते हैं वो एक तरह से सोने की खदान चलाते हैं, क्योंकि पश्मीना दुनिया में सबसे कीमती रेशा है और वो उत्पादन करते हैं चांगपा लोग। उनकी ज़मीनें जा रही हैं, आज ही नहीं, कल ही नहीं, दशकों से जा रहे हैं, मगर आज भी नहीं रुका है चीन के अतिक्रमण को। तो पहले से भी जाता रहा है, अभी हाल में भी जा रहा है, तो इसे रोकने की ज़रूरत है, इस पे एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है सरकार को। अब दूसरी तरफ भारतीय जो कॉरपोरेट्स हैं वो भी उन वादियों को ले जाएं, उनके चरागों को ले जाएं, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? ये तो विनाश का ज्यादा मंजर है विकास से, कि दोनों तरफ से उनके चरागे जा रहे हैं, वैसे ही उनका जीवन बहुत कठिन है। -40-50 में वो वहाँ टिके हैं भारत के सीमा को मजबूत करते हुए, वही मतलब उनकी बहुत बड़प्पन है। जो लोग वहाँ टिके हैं बिना किसी अन्य समस्या के,
अब जो हम खुद अपने समस्याएं दे रहे हैं, उनके चरागे छीन के ले जा रहे हैं, कहीं कॉर्पोरेट्स ले जा रहे हैं तो कहीं अतिक्रमण में जा रहा है, तो ऐसे में ये पूरी सभ्यता मिट जाएगी। और फिर हमने क्या पाया होगा, कुछ अय्याश लोगों के लिए दिल्ली बंबई में बिजली 10 की जगह 50 दे दिए, मगर वहां पर जो हजारों सालों से इतने मुश्किलों में टिके हुए लोग हैं, उनको बेघर बर्बाद करके हमने क्या विकास हासिल किया होगा, ये सवाल है। सर, हिमालय के लिए क्या सोच और विजन रहेगा? हिमालय का दोहन ना हो, हम ये सोचते हैं। हिमालय को एक पवित्र स्थल की तरह और जल स्रोत की तरह भारत अगर उसे पवित्र ही रखे तो बहुत विश्व के लिए एक उदाहरण बनेगा, वरना उसे हम सिर्फ खदान की तरह देखें, इसमें से तांबा निकलेगा, लोहा निकलेगा, लिथियम निकलेगा, बिजली निकलेगी, तो एक तरह से हम अपनी माँ को जो कि हमें पानी का स्रोत देती है, ये सिर्फ लद्दाख और हिमालय के लोगों का नहीं है। आपको मालूम होगा कि हिमालय, हिंदुकुश हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं, हिम पर्वत हैं, वो लगभग 50 लाख लोगों को तो सीधे हिमालय में बसने वालों को बसाती है, बल्कि 200 करोड़ लोगों को वो जीवन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जीवन देती है। तो पूरा उत्तर भारत इस हिमालय के पानी पर निर्भर है। आज वो विस्थापित होंगे, वो अकाल में पड़ेंगे, तो कल को मैदानों की बारी है। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जो भी हिमालय के गोद में हैं, वो सब सूखे के शिकार होंगे। तो इसलिए ये आप लोगों का भी उतना ही मुद्दा है जितना हमारा है। हम तो वक्त पर ये अलार्म बजा रहे हैं कि जागिए और इसका संरक्षण कीजिए। सर, क्या हम भविष्य में देख सकते हैं कि आप राजनीति में आएंगे और यूपी का प्रतिनिधित्व करेंगे? नहीं, राजनीति में आने की जरूरत नहीं है। राजनीति को हम असर जरूर करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि लद्दाख से बहुत अच्छे होनहार राजनीतिज्ञ आए, मगर सबका उसमें आने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स होते हैं, वो MBA निकालते हैं, वो इंजीनियर्स निकालते हैं, वो आर्किटेक्ट, उनको खुद को हर एक को बिजनेस में जाने की जरूरत नहीं होती है। वो मार्गदर्शक बन भी सकते हैं। मैं अपना उस रूप में देखना चाहूँगा। सर, एक छोटा सा सवाल है। आपके आंदोलन का एक मुद्दा ये भी है जो आपने कहा लिव जी, उसके साथ ही कंज्यूमरिज्म का, हाइपर कंज्यूमरिज्म का, पूरे कॉर्पोरेट कल्चर का, प्रोडक्शन का, डिमांड जनरेशन का पूरा सर्कल एक जुड़ा हुआ। क्या सोचते हैं आप, क्या ऐसा मॉडल होगा जिससे हम लोगों को इस तरफ मोड़ सकते हैं? वरना इतनी फोर्सेस तो हैं कि अपने स्तर पर इस आंदोलन को नहीं बढ़ाया जाता। क्या मॉडल हो सकता है? जी, मैं ये सोचता हूँ कि भारत को विश्व में एक अलग रास्ता, अलग मॉडल की बात करें तो अलग मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दिखाने की जरूरत है। आज पूरी दुनिया में एक हाहाकार सा है कि जिसको वो समझ रहे थे यही एक रास्ता है विकास का, वही विनाश का रास्ता निकला। जिस रास्ते पे इतने इंडस्ट्रीज, कारखाने लगाए, जिन्हें मंदिर की तरह देखा जाता है, वही नरक का रास्ता निकल रहा है। अभी जिस तरह से बर्बादियां आप देख रहे हैं, हिमालय में कहीं बाढ़ और अकाल तो पड़ ही रहा है, जंगल जल रहे हैं, सांस लेने के लायक हवा नहीं रही है, पानी पीने लायक नहीं, ये हर जगह होने वाला है। ऐसे में पश्चिम के लोग अब पछता रहे हैं कि उन्होंने जो रास्ता निकाला था वो क्या सही भी था। तो भारत को शायद नया रास्ता दिखाने की जरूरत है। हम बहुत बार सुनते हैं विकसित भारत। विकसित भारत वो भारत नहीं है जो अमेरिका की तरह बने। उसको तो 50 साल लगेंगे या शायद कोई समय नहीं है, क्योंकि ऐसे एक देश के लिए एक ग्रह की जरूरत होती है जो अमेरिका के रास्ते पे चले या इंग्लैंड के रास्ते, यूरोप के रास्ते पे चले। तो विकसित भारत मुझे तो लगता है लगभग हो है अभी, अगर सिर्फ हम अपनी मानसिकता बदलें। कल के युग में विकसित वो है जो जितना है उसमें खुश है और ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो संतुष्टि मापन होगा, संतुष्टि एक मापदंड बनेगी कल के में। GDP या आपके पास कितना इनकम है वो नहीं, बल्कि आप कितने खुश हैं और अपने माहौल में खुश हैं, पानी साफ है, हवा साफ है। तो भारत को
दोबारा से इंग्लैंड के रास्ते पे जाके फिर पछताकर वापस आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि जैसा भारत अभी है उसमें जो अभी वंचित हैं रोटी कपड़ा मकान से, उनको तो जरूर हक बनता है। गरीबी में कोई वो नहीं है कि हम शान नहीं है कहेंगे, मगर फिर अमीरी भी कहीं हद तक ही हो। पश्चिम की तरह पागलपन न करें, जहां हमें एक मकान चाहिए वहां 10 हो, जहां 2 जोड़े कपड़े चाहिए या 4 कहिए वहां 40 हो, ये सह नहीं सकेगी धरती। तो इसलिए भारत को दिखाना होगा ये रास्ता कि हम थोड़े में खुश कैसे रह सकते हैं। तो उसी को मैं विकसित भारत कहूंगा, उसी को मैं विश्व गुरु कहूंगा। विश्व गुरु हम उनके ही रास्ते पे उनको सबक सिखाकर नहीं कर सकते, इसलिए मैं बोलता रहता हूं कि हम विश्व गुरु दिल्ली और बंबई के सहारे नहीं बन सकेंगे। ये दिल्ली और बंबई तो न्यूयॉर्क और लंदन के नकल हैं, नकल से कोई क्यों सीखेगा, सेकंड ग्रेड कॉपीज हैं। अगर सीखेंगे तो हिमालय के गोद में जो जनजातीय जातियां रहती हैं, मौलिक जो सभ्यता पनपती है यहाँ, वो जो जंगलों में पहाड़ों में है, उनसे सीख सकते हैं कि कैसे सादा जीवन में खुश रह सकते हैं। ये कला आज ना न्यूयॉर्क में है ना लंदन में है। ये कला सीखने की जरूरत है कि थोड़े में खुशी, समुदाय के साथ लोगों में एक जुड़ाव हो, जिसे कहते हैं कम्युनिटी स्पिरिट हो, सामुदायिक भावना, वो बरकरार रहे तो विकसित भारत हो चुका है मेरे ख्याल से, या बहुत जल्द होगा। न कि हम जीडीपी यूरोप के बराबर करके करेंगे। तो ये हम चाहते हैं कि पूरे भारत में हो और भारत औरों को रास्ता दिखाए। जैसे आई लिव सिंपली का कहा, हम हर जगह ये कहते आए हैं कि वैसे ही प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन लाइफ का रास्ता दिखाया। मिशन लाइफ में लोगों से अपील की जाती है कि वो जीवन सादा करें, सादगी भरा जीवन जिएं। तो वो दुनिया को जब हम संदेश देते हैं तो अपने देश में तो सबसे आगे हम उदाहरण बने कि सबसे अमीर भारत के जो सबसे अमीर घराने हैं वो भी इतना सादा जीवन जीते हैं, और फिर जो पैसा बचता है वो औरों को उच्च स्तर के जीवन देने के लिए करते हैं। ऐसे मिसाल बने तो सच में मिशन लाइफ हमारा संपूर्ण होगा। लिव सिंपली जो गांधी जी ने भी दिखाया उस पे हम चल रहे होंगे। ऐसा एक भारत हो, हमारी उम्मीद है, जिसके भूख में ये सारे हिमालय पर्वत नदियां ना खत्म हो जाएं। जी सर, एक जिज्ञासा छोटी सी, आपने माइनिंग की बात की, खदानों की बात की, तो मणिपुर के बारे में मैंने सुना था कि वो पूरा एरिया, वो ईस्टर्न पार्ट लगभग माइनिंग के लिए, डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स के लिए वो उसकी मैपिंग हो चुकी है। तो ऐसा ही क्या हमारे पार्ट के लिए भी ऐसा कुछ कंक्रीट प्रपोजल या उन पेपर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है क्या? ऐसी सूचना है आपको? मुझे ऐसी सूचना नहीं है, मगर मैं ये सोचता हूँ कि लद्दाख में जैसे माइनिंग की बात होती है तो कहीं देश को कोई खास पदार्थ जरूरत हो, हम समझ सकते हैं, मगर हमारा मुद्दा ये है कि लोगों की सहभागिता में की जाए, स्थानीय लोगों से पूछ के उनकी प्राथमिकताओं को समझ के किया जाए, ना कि उनको आप दरकिनार करके अपनी मनमर्जी थोपें। तो लोग एलियनेट हो जाएंगे, वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, और ऐसा होना सीमावर्ती क्षेत्रों में समझदारी की बात नहीं है। आज तक लद्दाख के लोग भारतीय सेना के साथ जुड़े रहे हैं हर युद्ध में, तो आज उनको अलग थलग करके आप बहुत नहीं कर पाएंगे प्रगति। तो ये है, चाहे माइनिंग ही सही, लोगों की सहभागिता से, उनकी सहमति से करें, जिसकी जरूरत हो। जो सिर्फ नुकसान ज्यादा करे और फायदे कम, वो ना करें। जैसा मैं कहता हूं, अभी ऐसा मॉडल है कि सरकार मिनरल्स देखती है और कॉर्पोरेट्स उन मिनरल्स को खनन करती है, उथल पुथल करती है, कमाते हैं और फिर वो चले जाते हैं। 10-15 साल के बाद वो गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो भूस्खलन होता है या बाढ़ आती है, उसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है, और उसका खर्चा करदाताओं को, टैक्स पेयर्स को। ये मॉडल सबसे बुरा है। ये कॉर्पोरेट्स की कमाई नहीं है, बल्कि वो औरों की मुसीबतों से कमा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सहभागिता हो, और 6th शेड्यूल में यही सुनिश्चित किया जाता है कि स्थानीय
लोगों के सहमति के बिना पत्ता भी ना हिले। बाकी अंत में हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हिमाचल के हर एक गांव से हमें जो समर्थन मिला। हर सड़क पर लोगों ने जलपान कराया, कहीं रहने के लिए आश्रय दिया। ऐसा एक बहुत बड़ा सिलसिला ले से ही चला और यहाँ तक कि जो सड़क पे पड़ते हैं वो तो हमें सारे ज़रूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि जो नहीं है सड़क पर, लद्दाख में भी यहाँ भी, वो पैसे बेचकर हमारे आने वाले रास्ते के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इसका हम बहुत बहुत आभारी हैं। आने वाले दिनों में हम हिमाचल के कुछ और जगहों से गुजरेंगे, फिर पंजाब से। मेरे साथी जिगमित से मैं कहूँगा हमारा प्लान अगर थोड़ा सा आप बताएं कि आने वाले दिनों में हम क्या करें। जी, सबको नमस्ते। इस प्रेस के माध्यम से मैं हमारे टेंटेटिव शेड्यूल की सूचना देना चाहता हूँ। जो हमारा पद यात्रा है पिछले करीब 19 दिनों से चला हुआ आया है। लेह से हमने शुरुआत की और आज हम बुनतर तक पहुँचे हैं 19वें दिन। कल और अगले 4 दिन हम हिमाचल प्रदेश में रहेंगे। हमारा पद यात्रा हिमाचल प्रदेश से गुजरेगा और कल यानी कि 20 तारीख को हमारा बुनतर से पांडव तक की यात्रा होगी। उसके बाद फिर हमारे नेक्स्ट डे नेर चौक तक होगी 21 तारीख को। 22 को हमारा सुंदरनगर तक होगा और 24 को बिलासपुर तक होगा। फिर 24 तारीख से हम पंजाब में एंटर करेंगे और पंजाब में फिर अगले 6 दिन तक हम चंडीगढ़ तक का यात्रा करेंगे। उस बीच का जो टेंटेटिव रूट होगा वो हमारा यहाँ बिलासपुर के बाद जो बागेरी वाले जगह से भरतगढ़ जाएंगे और भरतगढ़ से जो रूपनगर वाले रूट होगा और उसके बाद कुराली और खरर से जाके चंडीगढ़ ज़ीरकपुर तक हमारा ये पंजाब के अंदर रूट होगा। तो आप सभी को यही सूचना है कि इस जो पद यात्रा में जितने भी लोग हर जगह से, हर प्रांत से, हर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज रखने वाले आप सभी इस यात्रा के साथ, हमारे पद यात्रा के साथ और इस एक मुहिम के साथ, हमारे लद्दाख की मुहिम के साथ, सेफ हिमालय की मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा। बहुत बहुत जी, सब धर्मों के लोग, सब राजनीतिक दलों के लोग हमसे जुड़ते आए हैं। हर एक दल, हर एक धर्म के, यही सबसे बड़ी सुंदरता है। हम सबको आमंत्रित करते हैं। ये सभी का एक पद यात्रा है, ये भारत की पद यात्रा है। और किसी कारणवश इस टेंटेटिव शेड्यूल में अगर बदलाव हुआ तो हम पहले ही आप सबको ये शेड्यूल के चेंजेस के बारे में बता देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बंजू जी, आपकी अभी तक की यात्रा में कोई बड़ा रोचक किस्सा? आपसे मिले सबसे रोचक किस्सा। हमसे तो मिलेंगे आप लगातार। बाकी तो हर दिन एक रोचक रोमांचक दिन रहा है। हर जगह पे अलग अलग रंगों में, अलग अलग स्वादों में लोगों ने हमसे मुलाकात की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।